चलिए सो कंटिन्यू करते हैं प्रोग्रामेटिकली। आप ये मानिए आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ सी की हिस्ट्री पढ़ी थी। सी इतनी पॉपुलर क्यों है इसका कारण जानने की कोशिश की थी और सी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे, बट कोडिंग रिलेटेड हमने कोई बात नहीं की थी। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोडिंग से रिलेटेड लेक्चर। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने जहां फिनिश करा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। मोहम्मद रजा कह रहे हैं अनम्यूट करने को। ओके मोहम्मद, जस्ट अ मोमेंट। जी बोलिए। मोहम्मद अनम्यूट करिए। यस सर। बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपने मतलब फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि सर पाइथन 1991 में डेवलप किया गया था और जावा 1996 में किया गया था। सर तो फिर सी प्लस प्लस के बाद लोग जावा पढ़ते हैं, पाइथन क्यों नहीं पढ़ते सर? ऐसा किसने कहा आपसे कि सी प्लस प्लस के बाद लोग जावा पढ़ते हैं पाइथन नहीं सर, पढ़ते हैं? ऐसा मतलब ये नहीं, कॉलेज के मतलब ये सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, तो कॉलेज का सिलेबस अब अपग्रेड हो रहा है ना। आप अगर बाहर चेक करें, बाहर जितने भी कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन सब जगहों पर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और वहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं वहां भी जावा पढ़ाई जाती थी पहले, बट अब पिछले 2 साल से वहाँ फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स को पाइथन से ही शुरू कर रहे हैं। अब पाइथन मार्केट में पॉपुलर हो रही है। आप लैंग्वेज की तो पॉपुलैरिटी सर कहना चाहते जावा से पहले तो पाइथन पढ़ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी, लैंग्वेज कब आई उस पर डिपेंड नहीं करती है। यस सर। कोई लैंग्वेज कब आई उस पर डिपेंड नहीं करती है। जावा स्क्रिप्ट तो इन सब के बाद आई है। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज तो 1999 में आई है, वो भी एक लैंग्वेज है। वो भी बहुत पॉपुलर है आज मार्केट में। आप फेसबुक पे जितने भी काम करते हो, अमेजोन पे जितनी भी चीजें आप देखते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हो, उन सब के पीछे जावा स्क्रिप्ट का कोड काम करता है ना। तो कोई भी लैंग्वेज पॉपुलर कैसे होती है? वो लैंग्वेज जिस चीज में पावरफुल है, वो चीज अगर आईटी इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो लैंग्वेज के आप मान लो अच्छे दिन आ गए। तो पाइथन किस चीज में बहुत पावरफुल है? पाइथन बहुत पावरफुल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पाइथन बहुत पावरफुल है मशीन लर्निंग में। और आप मानते हो पिछले 7-8-10 साल से एआई और मशीन लर्निंग खूब यूज हो रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आपके मोबाइल के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर है, वॉइस रिकॉग्निशन के एप्स आ गई हैं। तो ये सब पाइथन के अंदर इजीली डेवलप हो पाती हैं। सर जावा और पाइथन का भी ट्रांसलेटर सर इंटरप्रेटर ही होता है? हाँ, दोनों के अंदर कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। दोनों में एक एक कंपाइलर और एक एक इंटरप्रेटर होता है, जबकि सी में सिर्फ कंपाइलर होता है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू सर, डॉट क्लियर। ओके, वेलकम। चलिए आगे बढ़ूं। और कोई डाउट तो नहीं है किसी को रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर? चलिए, तो जहां लास्ट लेक्चर मैंने स्टॉप करा था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। और आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कस करा था स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। ये हमारा आखिरी के 5 मिनट का डिस्कशन था। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी हमारी बैठे। राइट, नो प्रॉब्लम इश्नूर। अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने सिर्फ सी की हिस्ट्री बताई है, उसका भी वीडियो ग्रुप में शेयर्ड है। आप टेलीग्राम ग्रुप में उस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं आराम से। ओके, कोई इशू नहीं है। और आज कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी अगर लास्ट लेक्चर आपका मिस है तो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आज से स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर तो मैंने बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था और सी की हिस्ट्री बताई थी। और जो लास्ट लेक्चर का सबसे जरूरी पार्ट है वो मैं अब रिवाइज भी करवा रहा हूं ताकि आज के लेक्चर को आप इजीली समझ पाए। ओके, शैल आई स्टार्ट? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे अगर हमें कंप्यूटर यूजर से कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है तो हमें किन किन स्टेप से गुजरना होगा। तो आई होप आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था अगर आप कंप्यूटर यूजर से कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको लेने पड़ते हैं टोटल 3 स्टेप्स। आप इस समय सिर्फ कंप्यूटर यूज करना जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर, इफ यू वांट टू राइट और डेवलप एप्लीकेशंस, तो आप लेंगे टोटल 3 स्टेप्स। क्या क्या है वो 3 स्टेप? तो मैंने आपसे कहा था एज अ प्रोग्रामर आपका पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद उसमें अपना प्रोग्राम डेवलप करना। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा था एज अ प्रोग्रामर आपका पहला स्टेप होता है
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद उस लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम डेवलप करना। मैंने आपको यह भी कहा था कि जैसे हम लोग प्रोग्राम बुलाते हैं उसी को टेक्निकल इंग्लिश में नाम दिया जाता है सोर्स कोड। तो मैं आप लोगों से कई बार ये वर्ड डिस्कस करूंगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी एज अ डेवलपर हम कोई कोड लिखते हैं, वो अपने आप में कहलाता है सोर्स कोड। तो आपका एज अ प्रोग्रामर पहला स्टेप होता है राइटिंग द सोर्स कोड, जो हम लोग कौन सी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हम लोग ये पहला स्टेप कौन सी लैंग्वेज में करेंगे? वेरी गुड, हम ये पहला स्टेप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा राइटिंग द सोर्स कोड। हम सी में करेंगे, कोई पाइथन में कर सकता है, कोई जावा में कर सकता है, कोई सी प्लस प्लस में कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे बताइए आपके कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, आपके कंप्यूटर का दिमाग कौन है? तो जवाब था हमारे कंप्यूटर का ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, हमारे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। तो क्या सीपीयू को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है? जवाब था नहीं आती है। सीपीयू को दुनिया की कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ना सी, ना सी प्लस प्लस, ना जावा, ना पाइथन, ना कुछ और। तो फिर सीपीयू को क्या समझ में आता है? सीपीयू को बस एक लैंग्वेज समझ में आती है, विच इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, which is also called the language of zeros and ones, which is also called machine language. आप इनको तीनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं। आप इसे बाइनरी लैंग्वेज बुला सकते हैं, आप इसे लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस बुला सकते हैं, आप इसे मशीन लैंग्वेज बुला सकते हैं। तो जब तक आपका प्रोग्राम 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक सीपीयू को आपका प्रोग्राम समझ नहीं आएगा। और सीपीयू को समझ में आए ये क्यों जरूरी है? सीपीयू को समझ में आए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके प्रोग्राम के हर इंस्ट्रक्शन को, आपके प्रोग्राम के हर स्टेटमेंट को, हर लाइन को जो एग्जीक्यूट करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। आई रिपीट, आपके प्रोग्राम के एक एक इंस्ट्रक्शन को, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक लाइन को जिसे रन करना है वो एक्चुअल में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। तो वो कैसे आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, जब तक प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट करके उसे ना दिया जाए। इसलिए हर लैंग्वेज, मैंने आपसे कहा था, कोई ना कोई ट्रांसलेटर हमें देती है जिसकी मदद से हम सोर्स कोड को कन्वर्ट कर पाते हैं इनटू बाइनरी कोड। और सी हमें जो ट्रांसलेटर देती है इस काम के लिए, फटाफट बताइए उसका नाम क्या है? सी हमें जो ट्रांसलेटर देती है इस काम को करने के लिए, उसका नाम होता है कंपाइलर। इसलिए मैंने आपसे कहा था हमारा प्रोग्रामिंग में सेकंड स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड, ये हमारा प्रोग्रामिंग में स्टेप नंबर 2 होता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को लेता है और मशीन यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। क्या कंपाइलर किसी हार्डवेयर का नाम है? नहीं, कंपाइलर सॉफ्टवेयर का नाम है। कंपाइलर कहां होता है? कंपाइलर लैंग्वेजेस के अंदर होता है। क्या हर लैंग्वेज में कंपाइलर ही होता है? नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है कि हर लैंग्वेज में कंपाइलर होगा, बट ये गारंटी है हर लैंग्वेज में कंपाइलर ना सही कोई ना कोई ट्रांसलेटर होगा। कितनी तरह के ट्रांसलेटर्स मार्केट में हैं? मैंने आपसे कहा था 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। क्या क्या कहलाते हैं वो? एक कहलाता है कंपाइलर, एक कहलाता है इंटरप्रेटर, एक कहलाता है असेंबलर। 3 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। क्या ये तीनों ट्रांसलेटर एक ही लैंग्वेज में होते हैं? नहीं, ये ट्रांसलेटर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। इंटरप्रेटर किसके पास है? इंटरप्रेटर पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस के पास है। असेंबलर किसके पास है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के पास है। तो पीएचपी और असेंबली लैंग्वेज ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। यस, पीएचपी और असेंबली लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है, लेकिन पीएचपी और असेंबली में कंपाइलर नहीं होता। सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर होता है, लेकिन कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर सब एक ही काम करते हैं। कौन सा काम? आपके दिए गए कोड को कन्वर्ट करते हैं इनटू द मशीन कोड, कन्वर्ट करते हैं इनटू द बाइनरी कोड। हम लोगों ने यहाँ कंपाइलेशन वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग सी पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग सी ना पढ़ रहे होते, अगर हम लोग सी की जगह पीएचपी पढ़ रहे होते, तो हम यहाँ पर लिख रहे होते इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड। लेकिन सी पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंपाइलेशन ऑफ द कोड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अहमद। जावा के पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं, पाइथन के पास भी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं, लेकिन उसका एक खास कारण है। उसका क्या रीजन है वो आप सी पढ़ेंगे तब आपको आगे मैं बताऊंगा कि 2 ट्रांसलेटर की जरूरत लैंग्वेजेस को क्यों पड़ती है। नॉर्मली काम एक ही ट्रांसलेटर से चल जाएगा
और सी एक ही ट्रांसलेटर यूज करती है, विच इज कॉल्ड एज कंपाइलर। तो आपका सेकंड स्टेप होता है कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। अगर मैं आपको बोलूं कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड को दूसरे वर्ड्स में बताइए क्या लिख सकते हैं, तो आप मुझे बोलेंगे सर कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड को दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड। जल्दी जल्दी चैट विंडो में कंप्लीट करिए। टू क्या लिख दूं बताइए, टू के बाद ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड टू व्हाट, वेरी गुड, टू मशीन कोड, राइट। किसी भी सोर्स कोड का मशीन कोड में ट्रांसलेट होना, दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। ओके, अब आता है अगला डाउट, कंपाइल होने से क्या होता है। अगला डाउट जो बहुत कॉमन डाउट होता है बिगनर्स का, कंपाइल होने से क्या होता है। गौर कीजिएगा, कंपाइल होने से आपका प्रोग्राम इंसानों के समझ में आने वाले फॉर्म से, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुने, आपका प्रोग्राम इंसानों के समझ में आने वाले फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है कंप्यूटर यानी सीपीयू के समझ में आने वाले फॉर्म में। लेकिन कंपाइल होने से प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं आता, प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं आता, हमें नहीं पता चलता हमने जो कोड लिखा है वो क्या कर रहा है, उसका क्या आउटपुट है, क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप चाहते हैं आप अपने प्रोग्राम के रिजल्ट्स देख पाएं, अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख पाएं, तो फिर आपको आपके प्रोग्राम को रन करना पड़ता है, और रन करने को बोलते हैं अपन एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप व्हाट्सएप पे टैप करते हैं, अगर मैं पूछूं क्या होता है जब आप व्हाट्सएप के आइकन पे टैप करते हो, तो आप मुझे बोलोगे सर मेरा व्हाट्सएप पे टैप करना व्हाट्सएप को रन करना होता है। जब तक मैं टैप नहीं करूंगा तब तक व्हाट्सएप रन नहीं होगा, जब तक वो रन नहीं होगा मुझे नहीं दिखेगा कि व्हाट्सएप क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो जब भी किसी प्रोग्राम के हमें रिजल्ट्स देखने हैं, जब भी हमें किसी प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, तो हमें उस प्रोग्राम को करना पड़ता है रन। रन करना प्रोग्रामिंग के स्टेप्स में थर्ड नंबर पे आता है, और आप इसे रन भी बोल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा टेक्निकल बोले तो आप बोलेंगे आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहां पर भी एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। सोचिए हम लोग लॉजिकली एक इनकरेक्ट बात बोलते हैं ना, सोचिए हम लोग लॉजिकली एक इनकरेक्ट बात बोलते हैं ना, कौन सी इनकरेक्ट बात। आप देखेंगे कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा, और मैंने प्रोग्राम को रन करा। अगर आप टेक्निकल वर्ड्स में सोचें तो प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बोलिए, प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है। प्रोग्राम का दूसरा नाम होता है सोर्स कोड, है ना। आपने आज भी सुना, परसों भी सुना था, प्रोग्राम का दूसरा नाम होता है सोर्स कोड। अब मुझे बताइए, अगर प्रोग्राम का दूसरा नाम होता है सोर्स कोड, तो क्या रन हमारा सोर्स कोड होता है। नहीं, रन कभी सोर्स कोड नहीं होता, रन हमेशा मशीन कोड होता है, रन हमेशा बाइनरी कोड या मशीन कोड होता है। इसलिए टेक्निकली ये स्टेटमेंट भी गलत है कि हम प्रोग्राम रन करते हैं। आम बोलचाल में चलेगा, आपस में हमारे बीच में चलेगा ये कहना कि प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए याद रखिएगा, इंटरव्यू में कई बार छोटी छोटी बातों पे आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो रन होता है वो प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम की एक कॉपी होती है, एंड दैट कॉपी इज कॉल्ड एज द मशीन कोड। तो हमारा थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड। याद रखें, कहने को हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स में बोलें तो जो रन हो रहा है वो आपका मशीन कोड रन हो रहा है। आ रही है बात समझ। वेरी गुड सत्यम, बताऊंगा मैं आपको आगे। हम एक प्रोग्राम चला लें, कंपाइल कर लें, उसकी बातें समझ लें, फिर मैं बताऊंगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। सत्यम ने पूछा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है। ध्यान से सुनिए, दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, दोनों ही ट्रांसलेट करते हैं, मानते हैं, जल्दी बताइए, दोनों ही ट्रांसलेट करते हैं, आप मानते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है। कंपाइलर कहता है वो आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में उठाएगा, आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में उठाएगा और उठाकर उसका बना देगा मशीन कोड। मतलब अगर आपके प्रोग्राम में 10 लाइन है तो कंपाइलर 10 की 10 लाइनों का एक ही बार में मशीन कोड बना देगा, राइट। इंटरप्रेटर कहता है वो आपके प्रोग्राम में अगर 10 लाइन है तो सबसे पहले पहली लाइन को पिक करेगा, सबसे पहले पहली लाइन को पिक करेगा, उस लाइन का बनाएगा मशीन कोड। सिर्फ मशीन कोड नहीं बनाएगा, बल्कि उसे रन भी करेगा, बल्कि उसे रन भी करवाएगा, आउटपुट देगा। फिर अगली लाइन उठाएगा, मशीन कोड बनाएगा, आउटपुट देगा, तीसरी लाइन उठाएगा, मशीन कोड बनाएगा, आउटपुट देगा। कुछ ऐसे चलेगा। मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए
मैं आपके सामने इंग्लिश में एक पैराग्राफ रख दूं, मैं आपके सामने इंग्लिश में एक पैराग्राफ रख दूं और आपको बोलूं मुझे इस पैराग्राफ का मतलब समझाओ, आप मानते हो उस पैराग्राफ का मतलब समझाने के आपके पास दो तरीके हैं? सोचो, इंग्लिश का एक पैराग्राफ अगर आपके सामने आए और मैं आपसे बोलूं मुझे इस पैराग्राफ का मतलब समझाइए, तो आप मानते हैं इस पैराग्राफ को समझाने के किसी को आपके पास दो तरीके हैं। कैसे? पहला तरीका, आप वो पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए, खुद समझ लीजिए वो पैराग्राफ क्या कह रहा है, और फिर सामने वाले बंदे को उस पैराग्राफ का मतलब समझा दीजिए। ठीक, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, आप पैराग्राफ की एक एक लाइन पढ़ें, उसे एक एक लाइन का मतलब समझाएं, फिर अगली लाइन पढ़ें, अगली लाइन का मतलब समझाएं, फिर अगली लाइन पढ़ें, अगली लाइन का मतलब समझाएं। बताइए किसमें समय ज्यादा लगेगा, पहले तरीके में कि दूसरे तरीके में? पहले तरीके में समय ज्यादा लगेगा कि दूसरे में? दूसरे में। वो जो पहले में कम समय लगेगा, पहले में कम समय लगेगा शुभम, अगर मैं पूरा पैराग्राफ एक ही बार में पढ़ लूं और उस किताब को बंद करके रख दूं और फिर आपको डायरेक्ट समझाऊं, तो वो कम समय में हो जाएगा ना, मुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, मुझे सिर्फ अपने टर्म्स में आपको बात समझानी पड़ेगी। इसका मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनमें फास्ट कौन है? इनमें फास्ट कौन है? इनमें फास्ट कंपाइलर होता है। कंपाइलर की जो स्पीड है वो फास्ट है, इंटरप्रेटर की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। लेकिन आउटपुट जल्दी कौन देता है? आउटपुट जल्दी कौन देता है? आउटपुट जल्दी इंटरप्रेटर देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो एक लाइन पढ़कर तुरंत उसका आउटपुट दे देता है, दूसरी लाइन पढ़कर तुरंत उसका आउटपुट दे देता है। आ रही है बात समझ में? तो कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर पे डिपेंड करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर पे डिपेंड करती हैं। कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। आई बात समझ में? आई। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक बार फिर बताइए लास्ट लेक्चर याद करके, दुनिया में 900 लैंग्वेजेस हैं, दुनिया में 900 लैंग्वेजेस हैं, 900 के आसपास। सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज कौन है? फास्टेस्ट लैंग्वेज कौन है, जल्दी बताइए। फास्टेस्ट लैंग्वेज हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जावा सी से बहुत स्लो है, बहुत स्लो है मोहम्मद। जावा फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, ये गलती दोबारा नहीं करना। जावा और पाइथन स्पीड के मामले में सी से बहुत पीछे हैं। अगर स्पीड की बात करी जाए तो सी स्पीड में सारी लैंग्वेजेस से आगे है, राइट। इसलिए आप नोटिस करिएगा, जहां स्पीड चाहिए वहां एप्लीकेशन सी में ही लिखी जाती हैं, राइट। इसलिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस में बनते हैं? मैंने कहा था ना लास्ट लेक्चर में, जावा में कोई ओएस नहीं बनता, पाइथन में कोई ओएस नहीं बनता, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सी में बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, जितने गेम्स आप देखेंगे जो हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं, वो सारे गेम्स भी सी के अंदर लिखे जाते हैं। सी प्लस प्लस में गेमिंग बहुत सारी बनती हैं, सी प्लस प्लस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड सबसे बेहतर है, सबसे बेटर है। लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए जावा पाइथन दूसरे डोमेन में बहुत अच्छी हैं। सी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने की पावर नहीं है, पाइथन में है। जल्दी बताइए, पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, सी में नहीं है उतना अच्छा सपोर्ट। जावा में बहुत अच्छे से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, सी में नहीं कर सकते हैं उतने अच्छे से आप वेब डेवलपमेंट। समझ रहे हैं? आ रही है बात समझ में? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ना अमेजॉन नहीं है, अलीबाबा। सुना है आपने नाम? जैक मा जिसके ओनर हैं, चाइनीज कंपनी जो है, उनकी जो वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो जावा पे बनी है। उनकी जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा। तो वहां सी नहीं लगती है, तो सी लगती है जहां स्पीड अपन को चाहिए होती है, राइट। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल अमित, प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको हर जगह चाहिएगी, साइबर सिक्योरिटी में पाइथन की जरूरत पड़ेगी आपको। पाइथन पाइथन पाइथन, जितने भी हैकिंग स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, लिख तो आप हैकिंग का कोड किसी भी लैंग्वेज में सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी से पाइथन में लिखा जाता है। इसलिए तृप्तांश वो सबसे बड़ी है, क्योंकि उनका जो सेल होता है ना, मैं आपको बताता हूं, उनका जो सेल होता है ना अलीबाबा का, वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कंबाइंड सेल से ज्यादा होता है। और उनका जो एक दिन का रेवेन्यू होता है, वो इनके साल भर के रेवेन्यू से ज्यादा होता है जब वो लोग सेल करते हैं। तो आप चेक करना इंटरनेट पे, जो उनका बिजनेस वर्थ है ना, वो इनसे ज्यादा है। जबकि अलीबाबा ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है, सिर्फ चाइना में उतनी पॉपुलर है, राइट। बढ़े आगे, चलूं आगे, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है हमारे 3 स्टेप। यहां मैंने लास्ट क्लास आपकी ऑफ की थी,